हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। क्लास हमारी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, आपको पता ही है। अब बच्चों, हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था, अभी तक की शुरू से 1 बाय 1 अगर हम क्लासेस को डिस्कस करें तो मैंने आपको डे 1 पहले लेक्चर में सिखाया था कि विद्युत रासायनिक सेल बनाना कैसे है, सेल का डिज़ाइन कैसे करना है। ठीक है, हाफ सेल और सॉल्ट ब्रिज की बात करें। ओके, डे 2 में हमने डेनियल सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। डेनियल सेल में जो वर्किंग है, डेनियल सेल द्वारा किया गया कार्य, उसको डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे, वो पढ़ा था। डे 3 जो हमारी थर्ड क्लास थी, उसमें हमने डिस्कस किया था विद्युत रासायनिक श्रेणी। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है। ठीक है, और फोर्थ क्लास यानी आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब नर्न्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, तो देखो, अगर हम सिंपल सेल, अगर मैं आपको लो सेल डिज़ाइन करूँ तो तुम कहोगे क्या, बहुत सिंपल है। एक मेटल इलेक्ट्रोड लेना है, धातु की छड़ लेनी है, उसको उसी धातु से रिलेटेड आयन वाले विलयन के संपर्क में रखना है। मतलब अगर डेनियल सेल को ही पढ़ लिया जाए तो भाई जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 विलयन में डुबोना है, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोना है, दोनों विलयनों को लवण सेतु से जोड़ना है और दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देंगे और हम देखेंगे सेल में धारा का प्रवाह हो रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा, है ना। और 1.1 वोल्ट मिल रहा है हमें एनर्जी। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंपल सेल। आपने हर चीज़ स्टैंडर्ड रखी। आपने कहा मैं टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहा हूँ और मैं सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर रख रहा हूँ, 1 m, है ना, 1 मोलर सांद्रता। अब मान लो सांद्रता बदल गई तो तुमने अगर 1 मोलर कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन नहीं बनाया, थोड़ा किसी ने पानी मिला दिया, बड़े बड़े डाइल्यूट हो गया, तो चेंज हो जाएगा EMF। तो बच्चों, नर्न्स्ट इक्वेशन यही कह रहा है कि अगर बाई चांस आपने सांद्रता को 1 मोल पर लीटर नहीं किया तो बच्चों सेल का एकल इलेक्ट्रोड विभव पहली बात तो बदलेगा। ठीक है, तो बदल जाएगा, कितना बदलेगा, ये रिलेशन जो है ये आपको नर्न्स्ट इक्वेशन दे रहा है। तो पहला जो सवाल बनेगा वो बनेगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट समीकरण का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, क्या फायदा है नर्न्स्ट इक्वेशन को पढ़ने से, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नर्न्स्ट इक्वेशन। अब नर्न्स्ट इक्वेशन क्या बता रहा है, तो नर्न्स्ट समीकरण आपको इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत अपघट्य की सांद्रता के मध्य संबंध बताती है। मतलब आपने 1 मोल प्रति लीटर नहीं लिया, बदल गई सांद्रता, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोड विभव कैसे बदलेगा वो चीज। ठीक है, अब बच्चों मान लो आपके पास एक सेल है और सेल में होने वाली विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जो है वो आपको दे रखी है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई, सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो हमें दे रखी है, A के A मोल, B के B मोल, आंसर है C के C मोल और D के D मोल। तो हम कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, सेल में होने वाली अभिक्रिया है वो हमें दे दी। अब तो बच्चों, क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स में हमने एक इक्वेशन पढ़ा था और वो इक्वेशन था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln QC। ठीक है, अब तो लगेगा KC लिख देते, QC लिखा है तो मैंने लिखा है क्या, चलो मैं इसको Q की जगह मैं इसको K मान लेती हूँ। ठीक है, अब बच्चों डेल्टा G तो मैं कहूंगी मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा G नॉट डेल्टा G मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा G नॉट तो मानक स्टैंडर्ड, है ना। आपने कंडीशंस फिक्स कर ली, इतना टेम्परेचर, ये चीज, तो मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, R गैस स्थिरांक, T टेम्परेचर, ln होता है नेचुरल लॉग बेस E और K जो है वो कांस्टेंट है ना। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रिवर्सिबल की बात कर रही हूँ, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ साम्य अवस्था आ गई तो हम कैसे भी तो निकालते थे, है ना, उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। तो हम कहेंगे हाँ, बात तो कुछ ऐसी है। ठीक है, और तुम्हें नहीं जमता तो तुम इसको ln K की जगह क्या करो, उत्पाद की सांद्रता लिख दो। तो बच्चे, उत्पाद क्या थे उस अभिक्रिया में, तो हम कहेंगे उत्पाद तो था C और D और क्रियाकारक क्या था, A और B। ठीक है, तो हमें लगा कि हम ऐसे कर देते भाई, C के C मोल आपने पढ़ा है, पावर जो होती है वो आगे आती है, स्टोइकियोमेट्री गुणांक जो होता है वो पावर बन जाता है।
तो C की पावर C, D की पावर D अपॉन, तो भाई क्रिया कारक है A, तो पावर A और B की पावर, ये रहेगी हमारी समीकरण 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों तो हम कहेंगे कुछ कुछ बातें तो हमारी क्लियर ही हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है ना। डे 1 हमने पढ़ा था कि डेल्टा G का जो मान है बच्चों, है ना, डेल्टा G जो है उसकी वैल्यू होती है -NF सेल। अब आपको लगेगा पिछली बार में तो आपने NF सेल लिख दिया था, तो प्रॉब्लम क्या थी, पिछली बार तो हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा निकाली थी और E0 सेल जो था वो सेल का विद्युत वाहक बल था, मानक परिस्थितियों में मापा था, तो ठीक है। अब इस बार आपने डेल्टा G और डेल्टा G0 अलग अलग लिखा है ना, तो यहाँ E सेल लिखो और वहाँ E0 सेल लिखो, क्योंकि अब तो इनमें रिलेशन बता रहे। तो हम कहेंगे भाई डेल्टा G0 इक्वल्स टू -E0 -NF E0 सेल। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पिछली बार आपको लगा था कि हमने यहाँ E0 सेल लिख दिया, इस बार हम अलग अलग कर रहे हैं, तो इस बार हम दोनों सिचुएशन ले रहे हैं। आपने पिछली बार सारे जो केसेस थे वो मानक परिस्थितियों में पड़े थे, तो डेल्टा G और डेल्टा G0 बराबर हो गया था। मानक परिस्थिति कैसे, तो आपने ली थी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, तो मुझे बताओ उत्पाद की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, क्रिया कारक की सांद्रता भी 1 मोल प्रति लीटर, तो भाई log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, तो ये दोनों चीजें सेम आ जाएंगी, फिर आपको टेंशन करने की जरूरत थी नहीं, है ना। तो हमने कहा हाँ भाई पिछली बार तो स्टैंडर्ड कंडीशन थी तो एक ही बात थी, लेकिन इस बार आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं, क्योंकि आपने पहली लाइन बोली है कि सांद्रता बदल गई तो मैं नहीं ले पाया 1 मोल प्रति लीटर, चेंज करूंगा तो फर्क तो बताओ कि भाई मैंने 1 m की जगह 0.1 m में डुबो दिया इलेक्ट्रोड को, अब बोलो क्या होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके चेंज कर रहे हैं, तो इस बार हमने इस तरह से 2 समीकरण और लिख दी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दो, तो बच्चों समीकरण 1 में 2 और 3 का मान, एग्जाम में आ सकता है ना, इसको एक्सप्लेन करो, इसलिए अपन इसको पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, 2 व 3 का मान रखने पर, ठीक है भाई, वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। तो देखो डेल्टा G की जगह क्या लिख दूं, तो हम लिख रहे हैं -NF सेल, डेल्टा G0 की जगह तो -NF E0 सेल, प्लस तो हम कहेंगे RT ln, और बार बार ये सब नहीं लिख के भाई C और D क्या है, तो हम कह रहे हैं उत्पाद है, और A और B क्या है, क्रिया कारक है, सांद्रता तो लिखनी है, तो आप सीधा ऐसे लिख दो कि भाई उत्पाद की सांद्रता, स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब अपने आप हो गया मोलर सांद्रता, जहां आपने स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन कर दिया मतलब मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर सांद्रता है, और ए और बी की जगह बच्चों क्रिया कारक लिख दो, तकलीफ क्या है, तो हम कहेंगे ओके उत्पाद की सांद्रता अपॉन, तो हम कहेंगे क्रिया कारक की सांद्रता। ठीक है, अब क्या करें, तो ये हमारा हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब हम लगे यहाँ NF यहाँ पे भी आ रहा है, NF यहाँ पे भी आ रहा है, तो NF से भाग लगा देते हैं ताकि 2 बार तो हट जाए, और माइनस माइनस भी आ रहा है तो समीकरण 4 को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, और NF से डिवाइड करो तो ये E सेल बचेगा, यहाँ भी NF से डिवाइड करो तो E0 सेल बचेगा, और यहाँ NF से डिवाइड हो जाएगा, RT/NF आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, तो बच्चों अब मैंने समीकरण 4 को माइनस से तो मल्टीप्लाई किया और NF से डिवाइड किया, यानी 1/NF से गुणा कर देती हूँ, है ना, इसको 1/NF से क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, और आगे माइनस। ठीक है, तो -1/NF से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है भाई, बोलो अब क्या होगा, तो बता देते हैं। पहले है -NFE, तो उसकी जगह मुझे लिखना चाहिए -NFE डिवाइडेड बाय NF हो जाएगा ना, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, मतलब तुम्हारे पास ये चीज़ है -NFE, इसको NF से तो भाग लगाऊं और क्या करूं, माइनस से मल्टीप्लाई करूं, तो बच्चे माइनस माइनस प्लस NF डिवाइड हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख रही हूं तुम्हारे पास आएगा E सेल इक्वल्स टू आएगा बच्चों E0 सेल -RT/NF, और आपके पास आएगा ln, यहाँ आएगा उत्पाद की सांद्रता अपॉन आ जाएगा क्रिया कारक की सांद्रता, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रिया कारक की सांद्रता। ठीक है, समझ में आ गया कैसे, कुछ खास बात तो था नहीं। अब हम कहेंगे भाई और सॉल्व करो, ln में कैसे सॉल्व करेंगे, log बेस 10 में बदलो, नेचुरल लॉग पे डेटा नहीं करेंगे। ठीक है, अब r भी तो कांस्टेंट है, तो बच्चों इसको मैं समीकरण नंबर दे देती हूँ, है ना, 4 तो हो ही गई थी ना, तो इसको हमने दे दिया समीकरण 5, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब बच्चों r का मान, तो हम कहेंगे r तो गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू जूल में रखो तो 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, T तो बच्चों T टेम्परेचर होता है, और सेल में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही स्टडी करते हैं, है ना, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब जगह फिक्स कर रखा है। तो हम कहेंगे भाई चलो हमारे लिए ये सेल अभिक्रियाओं को अध्ययन करने के लिए ये टेम्परेचर ठीक है। ओके, और F तो भाई F फेराडे कांस्टेंट है, इसका मान होता है 96500 कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम। अब एग्जैक्टली करोगे तो 483 या 485 के आसपास आएगा, हम नियर अबाउट ले लेते हैं। और बच्चों ln तो वो नेचुरल लॉग है, ln का मतलब होता है लॉग बेस ई, मुझे लॉग बेस 10 चाहिए, तो मैं क्या करूँ 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 2.303 लॉग बेस 10। अब अगर ये सारी ही वैल्यू अगर तुम क्या करोगे समीकरण 5 में रखोगे, है ना, अगर ये सारी ही वैल्यूज क्या करनी है बच्चों समीकरण 5 में रख दो। ठीक है भाई, हम ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं। ओके, अब क्या आएगा, तो फाइनल इक्वेशन बनाओ। तो बच्चों फाइनल इक्वेशन बनेगा ई सेल, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल ई नॉट सेल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल आर गया, टी गया, एन तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो वो तो हमें पता ही नहीं कौन सी अभिक्रिया, आप कौन से सेल को स्टडी कर रहे हो, तो उसको छोड़ देते हैं, एन तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो आर टी एफ और नेचुरल लॉग के बदले लॉग 10 लिख लेती हूँ, 2.303 भी ले लेती हूँ। तो सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो मुझे डेटा मिलेगा वो मिलेगा 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10, और यहाँ आपको लिखना है उत्पाद की सांद्रता अपॉन, तो हम कहेंगे क्रिया कारक की सांद्रता। ठीक है, तो बच्चों ये जो समीकरण बनी है आपकी इक्वेशन नंबर 6, याद कर लो, छाप लो उसको दिमाग में, ये बहुत काम आने वाली है भाई। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। ई सेल है सेल का विद्युत वाहक बल, ई नॉट सेल है सेल का मानक विद्युत वाहक बल। मानक मतलब आपने मानक परिस्थितियां रखी है, आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, आपने सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर रखी है, तब तो ई नॉट सेल है। लेकिन अगर परिस्थितियां बदल गई, सांद्रता बदल गई स्पेशली, तो फिर आपका ई नॉट सेल का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और उस चेंज को ही तो हम निकाल रहे हैं, है ना, और लॉग बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब कैसे, तो पहले भाई इक्वेशन 6 है ना, यह समीकरण नर्न्स्ट समीकरण है, बस इसको तुम्हें याद करना है। यह समीकरण 6 क्या कहलाएगा, तो हम कहेंगे दिस इज नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट समीकरण कहलाता है। चलो भाई, एक काम तो अच्छा किया आपने, नर्न्स्ट इक्वेशन बना ली, इसे हम नर्न्स्ट इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे, तो बच्चों अब ये कह रहा है कि मान लो उत्पाद की सांद्रता और क्रिया कारक की सांद्रता हमने मानक परिस्थितियों में ली है। ठीक है, मतलब हमने जो सेल बनाया है उसमें हमने पूरी कोशिश की कि सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर रखा जाए, मतलब 1 इकाई सांद्रता रखी जाए। तो बोलो, तो हम कहेंगे उत्पाद और क्रिया कारक सेम है, 1 इकाई है, तो यहाँ log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, है ना, तो हम कहेंगे अगर ऐसा है तो भाई log 1 बेस 10 है, log 1 का मान कितना है 0। तो बच्चों अगर ये डेटा 0 हो गया, इस 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये सब 0 हो जाएगा, तो ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, तो मैं कहूँगी ई नॉट सेल।
तो भाई सेल का विद्युत वाहक बल मानक विद्युत वाहक बल के बराबर ही है। बस कंडीशन तुम फुलफिल कर दो, यदि उत्पाद व क्रियाकारक की सांद्रता 1 इकाई है और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर तुम्हारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी आर और एफ तो कांस्टेंट था तो कोई बड़ी बात थी नहीं, है ना। तो हम कहेंगे भाई ये सभी जीरो हो जाएगा, एन का मान कुछ भी हो तो अगर मैं जीरो से टकराऊंगी तो सब जीरो ही बन जाएंगे ना, तो हम कहेंगे छोड़ो, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर। तो आपसे पूछेगा अगर सवाल बने कि नर्न्स्ट इक्वेशन, अगर बच्चों बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो तुमने पूछेगा नर्न्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर लो, है ना। स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो नर्न्स्ट समीकरण को डिराइव करो तो थर्मोडायनामिक्स से जाओ, है ना। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। अब मैंने उत्पाद सी और डी लिखा है क्योंकि मैंने ऐसा माना कि भाई सेल में ये रिएक्शन हो रही, सी और डी हमारे प्रोडक्ट से, ए और बी क्रियाकारक है। और आगे जो स्टोइकियोमीति गुणांक होता है तो बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। स्टोइकियोमीति गुणांक को हम पावर में लिखते हैं, तो सी की पावर सी बनेगा, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो हमने ऐसा कुछ लिख लिया, ठीक है। फिर डेल्टा जी का मान माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट का मान माइनस एन एफ ई नॉट, है ना। आर टी और एल एन उसको हमने प्रोडक्ट कर दिया और नीचे वाले को रिएक्टेंट, ठीक है। अब हमें लगा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और एन एफ से डिवाइड कर दो, तो भाई यहाँ माइनस एन एफ गायब और यहाँ पे भी माइनस एन एफ गायब, यहाँ माइनस इधर आ जाएगा और नीचे एन एफ आ जाएगा, तो हमारी नई इक्वेशन बन गई ये। फिर तो हमने कहा भाई आर कांस्टेंट चल रहा है, टी कांस्टेंट चल रहा है, एफ कांस्टेंट चल रहा है, मान रख लो और फाइनल तुम पहुंच जाओगे समीकरण 6। और बच्चों समीकरण 6 जो है वही नर्न्स्ट समीकरण है, नर्न्स्ट इक्वेशन, इसको आपको याद करना है। अब आपसे पूछ ले भाई सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, तो हम कहेंगे मानक विद्युत वाहक बल ही है, बस टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना मत भूलना और क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता 1 इकाई रखना मत भूलना। तो हम कहेंगे अच्छा भाई सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उस इलेक्ट्रोड विभव के बराबर है जब धातु इलेक्ट्रोड को उस विलयन के संपर्क में रखते हैं जिसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो। जो धातु की छड़ थी वो हमने जिस विलयन में डुबोई है उस विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है। अगर हमने उसके कांटेक्ट में रखा है तो फिर कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। तो ई सेल और ई नॉट सेल क्या हो जाएंगे, तो हम कहेंगे भाई बराबर हो जाएंगे, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल के, कब, जब आपने कंडीशंस फुलफिल कर दी। हमें ओके, नर्न्स्ट इक्वेशन तो सिंपल है। अब बच्चों नर्न्स्ट इक्वेशन तो क्लियर होगी। अब आपसे पूछ ले भाई इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो मुझे बताओ। मैंने तुम्हें कहा टेम्परेचर 25 रखना, अब तुम्हारे दिमाग में मैंने 30 रख दिया तो 35 रख दिया तो फिर तो बातें बदल जाएगी, है ना, सारी चीजें बदल जाएंगी, फिर आपका ईएमएफ ही बदल जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रोड विभव जो है वो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका टेम्परेचर, ठीक है। अब मुझे बताओ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का आएगा वही कॉपर का आएगा क्या, है ना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था Zn का SRP यानी E नॉट Zn प्लस 2 Zn में कन्वर्ट हो रहा है तो पोटेंशियल था माइनस का 0.76 वोल्ट, लेकिन E नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर में बदल रहा है तो पोटेंशियल था 0.34 वोल्ट। तो धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति बदलोगे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल तो बदलेगा, सबका एक तो नहीं आएगा। तो हम कहेंगे हाँ अलग अलग इलेक्ट्रोड ले ही रहे, इसलिए तो अलग अलग सेल डिजाइन कर रहे हैं ताकि पोटेंशियल अलग अलग मिले, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोड की प्रकृति, मेटल लिख देती हूँ मैं, बेटर टर्म जो है धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति, कि हम इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला ताप हो गया, दूसरा धातु इलेक्ट्रोड कौन सा धातु ले रहे हैं वो भी हो गया, ठीक है। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप स्टडी तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड कर रहे हो, सांद्रता बदलेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, बदलेगा। तो सांद्रता बदल बदल के तो चेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड विभव सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो हम कहेंगे ओके। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हो जाएगी बच्चों विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन चेंज करो तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई इलेक्ट्रोड विभव बदल जाएगा। तो ले दे के आपने देखा कि ताप पे डिपेंड कर रहा है,
इलेक्ट्रोड विभव पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोड की प्रकृति पे निर्भर कर रहा है, विलयन की सांद्रता पे निर्भर कर रहा है। अब तो n भी तो है तुम्हारी समीकरण में, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे हाँ भाई, जो धातु आयन पे चार्ज है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट है। तो धातु आयन पर उपस्थित आवेश, ले देखिए चार्ज पे भी बच्चों ये डिपेंड करेगा। तो याद रखना है इलेक्ट्रोड विभव इन चारों बातों पे निर्भर करता है। तो अब तुम्हें नर्स्ट समीकरण याद होगी, एक बार और पढ़ लो क्योंकि फिर क्वेश्चन होंगे नहीं, नर्स्ट इक्वेशन नहीं आएगी। तो नर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। डेरिवेशन नहीं पूछे तो कॉम्पिटिशन तो न्यूमेरिकल बनते, बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल बनते हैं। तो हम कहेंगे ओके, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। अभिक्रिया लिखेंगे ना तो हम देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आगे स्टोइकियोमीति गुणांक है उसको पावर में लिखेंगे, याद रखना है इसको। बस अगर ये याद है तो बच्चों तुम्हारा काम हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लें जो नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड है वो कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से नहीं, थोड़ा इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलो, तो पहला सवाल है तुम्हारे पास, निम्नलिखित सेल की अभिक्रिया लिखकर नर्स्ट समीकरण द्वारा इस सेल को व्यक्त कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो आपके पास एक सेल है Ni+2 Ag+Ag, है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेल अभिक्रिया लिखनी है, फिर नर्स्ट समीकरण में वैल्यूज को बिठाना है ना। अब आपको कहेंगे सांद्रता तो नहीं, तो कोई बात नहीं, उत्पाद और क्रियाकारक तो लिख दो, कम से कम बताओ तो सही उत्पाद में किसको रखोगे, क्रियाकारक में किसको रखोगे। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, बहुत बड़ी बात तो नहीं पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तुम लिखोगे फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन, प्रथम अर्ध सेल अभिक्रिया, और बच्चों तुम चाहो तो तुम लिख सकते हो एनोड अभिक्रिया, क्योंकि तुम्हें पता है लेफ्ट एनोड, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है, वहाँ रिडक्शन हो रहा है कैथोड। तो चाहे तो आप लिखें प्रथम अर्ध सेल अभिक्रिया, फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन। यानी बच्चों ध्यान से देखो, निकल है Ni ठोस, किस में बदल रहा है, तो हम कहेंगे Ni+2 में बदल रहा है। ठीक है, मैंने सिखाया था जहाँ न्यूट्रल लिखते हो उदासीन वहाँ ठोस लिखना, जहाँ आयन लिखते हो वहाँ एक्वस जलीय लिखना। अब बच्चों निकल+2 में बदलेगा तो सीधी सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, है ना। तो हम कहेंगे Ni+2 में बदला और ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है भी। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ तो कैथोड पे रिडक्शन होना है, तो हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करवाओ। तो सेकेंड रिएक्शन देखो बच्चों, Ag+ जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन तुम सोचो एक Ag+ तो एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ 2 Ag+ ले, तो ट्वाइस Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे ये बनेगा ट्वाइस Ag सॉलिड। तो ये हो गई सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन, द्वितीय अर्ध सेल अभिक्रिया। आप चाहे तो ऐसे लिखें, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन। ठीक है भाई, प्रथम अर्ध सेल और द्वितीय अर्ध सेल। ओके, अब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, खत्म करो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गए, अब जोड़ के लिख दो। तो हम कहेंगे ओके, अब आपसे संपूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन लिखने को बोला गया है। तो आता ही है ना बच्चों, सिखाया था तुम्हें कितनी बार, है ना। पहली समीकरण बनाओ, Ni+2 में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरी समीकरण बनाओ Ag+Ag में कन्वर्ट हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो तो हम कहेंगे देखो भाई, निकल सॉलिड था प्लस ट्वाइस Ag+ है, प्रोडक्ट में जाएंगे तो बच्चों निकल+2 है, एक्वस प्लस तो ट्वाइस Ag सॉलिड है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी संपूर्ण सेल अभिक्रिया, नेट सेल रिएक्शन। तो उसने कहा सेल अभिक्रिया लिखो, लिख दी।
नर्स्ट समीकरण में इसको सेट करो। तो ठीक है भाई, नर्स्ट इक्वेशन में इसको फिट करते हैं। तो हमारी समीकरण थी बच्चों ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो हम कहेंगे यहाँ तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, 2 खोए 2 पाए, तो हम कहेंगे ठीक है 2 log बेस 10। ठीक है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अब तुम्हें लगेगा प्रोडक्ट तो निकल +2 भी है, सिल्वर भी है, सॉलिड, लेकिन बच्चों ठोस का सक्रिय द्रव्यमान है ना, अगर आपको ठोस पदार्थ दे रखा है तो उसका सक्रिय द्रव्यमान तो हमें 1 इकाई लेना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा कितना लेना है 1, क्योंकि अगर मुझे बताओ अगर ये ठोस अवस्था में ही है तो फिर अभिक्रिया कहाँ करी, अगर अभिक्रिया करी तो ये विलयन में जाएगा तो गलेगा, है ना। तो अगर ये ठोस है मतलब रिएक्शन में गया ही नहीं है, डेंसिटी कांस्टेंट है तो छोड़ो, अगर गया है तो अपने आप आ जाएगा, वो आयनों के रूप में हमें मिल जाएगा, हम ले लेंगे उसको। तो ठोस को कभी नहीं लेना है। तो प्रोडक्ट में निकल +2 है, तो हम कहेंगे ओके भाई प्रोडक्ट में निकल +2 ले लो, अपॉन रिएक्टेंट में कौन है, तो बच्चों क्रियाकारक में कौन है Ag+ और आगे 2 लिखा है तो पावर 2 लगानी पड़ेगी, है ना। थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ मैं वापस से, तो देखेंगे ई सेल इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं log बेस 10, और बच्चों उत्पाद की सांद्रता में है निकल +2, ठोस को नहीं लेना है, और क्रियाकारक की सांद्रता में है Ag+, आगे 2 है तो घात पे 2 लगाना है, ये ठोस है इसको फिर आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई प्रोडक्ट में लिख लो निकल +2 और क्रियाकारक में लिख दो Ag+ और पावर जो हो जाएगी वो 2। ठीक है, दिखाई दे रहा है, Ag+ की पावर हो जाएगी 2। ये आपका फाइनल आंसर सेट होगा। सिंपल, कैसे करना है क्वेश्चन। अब वैल्यू बेस्ड आ जाएंगे, मान दे देगा आपको तो भी कर लेना। देखो कॉपर का मानक अपचयन विभव 0.34 वोल्ट है। अब बात समझे, मानक अपचयन विभव मतलब बच्चों, तो हम कहेंगे अच्छा ये कह रहा है कॉपर +2 कॉपर में बदल रहा है और पोटेंशियल जो है वो 0.34 वोल्ट है। SRP अपचयन विभव, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो कॉपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब आपको लगा कि हमें कैसे पता कॉपर +2 है, कॉपर +1 होता तो आगे बोल भी देगा। देखो यदि कॉपर धातु 0.1 m कॉपर +2 के संपर्क में हो तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा। अब यदि कॉपर +2 की सांद्रता को बदल भी दिया जाए तो इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन समझा दो। तो पहले तो हम इक्वेशन बनाए, क्योंकि बिना समीकरण तो कोई काम होना नहीं, है ना। नॉन समीकरण में क्या होती है, वैल्यू रखनी पड़ती है ना, उत्पाद अपॉन क्रियाकारक, तो कहाँ है उत्पाद कहाँ है क्रियाकारक। तो हमें कोई बात नहीं, कॉपर का अपचयन विभव दिया है तो समीकरण बनेगी बच्चों कॉपर +2 एक्वस अपचयन विभव, मतलब अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है और ये कन्वर्ट होगा कॉपर सॉलिड में। ठीक है भाई, अब तो बच्चों अब हमारे पास फॉर्मूला है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे 2 log बेस 10 प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कॉपर सॉलिड है, ठोस को नहीं लिखना है, 1 लिखना है उसकी जगह, है ना, सक्रिय द्रव्यमान 1 मान लेंगे, अपॉन रिएक्टेंट, तो भाई कॉपर +2, तो लिखो कॉपर +2। अब बच्चों तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, तो देखो स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है 0.34 माइनस तो 0.591 अपॉन, तो हम कहेंगे 2 log बेस 10 1 अपॉन कॉपर +2 की कंसंट्रेशन रख दो, तो भाई कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है, तो 0.1 रख लेते। ठीक है, अब तो पॉइंट उड़ाओ, तो पॉइंट उड़ाओगे तो log 10 हो गया। अब बच्चों log 10 की वैल्यू, तो हम कहेंगे log 10 की वैल्यू 1 होती,
पता होना चाहिए हमें, है ना। बेस और वैल्यू सेम है ना, log 10 to the base 10, तो वैल्यू 1 है, तो हम कहेंगे log 10 की वैल्यू 1 है तो छोड़ो फिर, है ना। अब आ जाओ, तो हम कहेंगे भाई ये आ गया 0.34 माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय 2, और log 10 की वैल्यू हो गई 1। तो अब इसको सॉल्व करो, 0.34 माइनस 0.5 को 2 से डिवाइड कर लो पहले, 0.0295 आ जाएगा, है ना। तो फाइनली इसको सॉल्व करने बैठे तो देखो ई सेल इक्वल्स टू क्या है 0.34 है, अब और छोटी सी वैल्यू घटानी है 0.0295। तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी लगभग 0.31 वोल्ट, फिर भी आप चेक कर लेना। तो ये आंसर हुआ तुम्हारा फाइनल। अब इसने कहा कि भाई इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, तो आंसर आ गया 0.31 वोल्ट, है ना। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि अगर मैं सांद्रता ही बदल दूं, कॉपर +2 की सांद्रता बदल दूं तो क्या परिवर्तन हो। घटाने बढ़ाने की बात नहीं कह रहा है, चेंज कर रहा हूं। तो मुझे बताओ कि तुमने यहाँ सांद्रता रखी थी 0.1, तो ऊपर कितना आया, log 10 आया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ सांद्रता कितनी कर दूं, मान लो 0.01, जैसे तुमने क्या रखी थी 1/0.1 बैठी ना, मैंने कहा सांद्रता घटा देती हूँ, 0.1 की जगह घटा दो 0.01 कर दो, तो 0.1 से छोटा है ना 0.01, 0.1 में 10 का भाग लगाओगे, 1/10वां भाग, तब जाके 0.01 बनेगा। तो तुम कहोगे ऊपर आ जाएगा इस बार log 100। अब log 100 का मान जो होता है बच्चों वो 1 की जगह कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1 की जगह 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो 2 तो कैंसिल, तो 0.34 में से बड़ा डेटा घटाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा वैल्यू घटाओगे आंसर घटेगा। तो शुरुआत किससे हुई, तुमने सांद्रता घटाई है, ध्यान रखना बढ़ाई नहीं। जैसे जैसे सांद्रता तुम क्या करोगे, घटाओगे तो आंसर घटेगा, और बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको बताना है इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोड विभव का मान सांद्रता बढ़ाने पर तो बढ़ेगा, और सांद्रता क्या करेंगे, घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी। आ गई बात समझ में। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर +2, ठीक है। किसकी सांद्रता घटा रहे हो वो भी देखो, कॉपर +2 की जगह मैंने कहा 0.1 की जगह 0.01 रख लो। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान कॉपर +2 की सांद्रता घटाने के साथ क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे घट जाएगा। सांद्रता घटाने के साथ घटता है, ओके क्लियर। तो ये क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन नर्न्स्ट इक्वेशन। और प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में उदाहरण नंबर 3.1। अब बच्चों आपकी जो समीकरण है वो है mg सॉलिड प्लस ट्वाइस Ag प्लस गिव्स mg +2 प्लस 2 Ag। ये कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। पहले तो आपको ये जो समीकरण दे रखी है ना, इसका सेल डिजाइन करो। तो हम कहेंगे ओके भाई, समीकरण क्या दे रखी है, तो हम कह रहे हैं भाई समीकरण ये है mg है ठोस प्लस Ag प्लस आयन है जलीय, विलयन अवस्था में Ag प्लस आयन है, प्रोडक्ट में है बच्चों mg +2, विलयन अवस्था में एक्वस, प्लस है ट्वाइस Ag सॉलिड, ठीक है। अब सेल बनाओ, है ना, नर्न समीकरण तो बाद में आएगी, सेल बनाओ। तो बच्चों सेल कैसे डिजाइन करें, तो सेल में मैंने आपको सिखाया ही था, पहले एनोडिक सेल बनाओ, एनोडिक हाफ सेल, और फिर कैथोडिक हाफ सेल बनाओ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका हो रहा है, तो देखो mg +2 में बदल रहा है, तो हम कहेंगे mg ठोस किस में बदल रहा है, mg +2 में। सांद्रता बताओ तो लिख दो, तो हम कहेंगे हाँ भाई सांद्रता दे रखी है 0.13, तो इसको भी लिख लो 13 मोल पर लीटर, ठीक है 0.13 मोल पर लीटर, ओके। फिर 2 लाइन खींच दो, सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु। अब अपचयन किसका हो रहा है, तो भाई Ag प्लस Ag में बदल रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, तो Ag प्लस की भी सांद्रता है ना,
0.0001 m। और बच्चों ये Ag प्लस बदल रहा है Ag, ठीक है, और बढ़िया, कहाँ टेंशन है। तो हम कहेंगे भाई सेल निरूपण तो हो गया। अब ये कह रहा है ई सेल निकाल दो, ई नॉट सेल तुम्हें दे रखा है 3.17 वोल्ट, और बढ़िया। तो हम कहेंगे देखो नर्न्स समीकरण लगा ले। तो भाई नर्न्स समीकरण के अनुसार चले नर्न्स इक्वेशन लगाइए। तो बच्चों नर्न्स समीकरण थी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो mg से mg+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन ही छोड़े होंगे, देख के लग रहा है। तो हम कहेंगे डिवाइड बाय 2 log बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में Ag है लेकिन वो तो ठोस है, मत लो, और फिर mg+2 है तो ले लो। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है mg+2 अपॉन रिएक्टेंट। तो बच्चों क्रिया कारक है Ag प्लस, और आगे 2 लिखा है तो पावर 2 लिखनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे Ag प्लस और पावर 2 लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ये हमने लिख लिया Ag प्लस सिल्वर आयन और पावर 2, ठीक है। यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, नर्न्स इक्वेशन में फिट तो किया है। उत्पाद में mg+2 है, क्रिया कारक में Ag प्लस है, लेकिन स्टोइकियोमेट्री जनरली बच्चे इसको भूल जाते हैं, उसको नहीं भूलना है, पावर 2। अब बच्चों ई सेल तो फाइंड करना है, ई नॉट सेल तो गिवन है। तो हम कहेंगे ओके भाई बढ़िया, चलो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है ना 3.17, लगाओ वैल्यू 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10। अब उत्पाद में mg+2 है जिसकी सांद्रता है 0.13। तो हम लिख लेते हैं भाई इसकी सांद्रता है 0.13, और क्रिया कारक में Ag प्लस है जिसकी सांद्रता है 0.0001 और पावर 2। तो हम कहेंगे ओके भाई 0.0001 और उसकी भी पावर 2, ठीक है। अब तो क्या, तो सिंपल मैथ्स लगाओ, सॉल्व करो। तो भाई ई सेल इक्वल्स टू, तो ई सेल इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बेस 10 0.13 अपॉन, तो बच्चों 0.0001 अगेन 0.0001, ठीक है भाई। तो 0.0001 यानी ऊपर आएगा 10 की पावर 4 और फिर 0.0001 यानी 10 की पावर 4। तो ठीक है भाई, तो 10 की पावर हो गया 8 और ये पॉइंट उड़ा दो तो नीचे 100, ठीक है। आगे बढ़े तो वापस लिख लेते भाई ई सेल इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब तुम्हारे पास है 100 और 10 टू द पावर 8 कैंसिल कर दूँ ना, तो अब तुम्हारे पास वैल्यू सेट हो रही है log 13 इंटू, लॉग बाहर लिख देती हूँ, log 13 इंटू 10 टू द पावर 8। बोलो यहाँ तक थोड़ा ना कोई तकलीफ है ना। mg+2 की सांद्रता 0.13 वो रख दी, और Ag प्लस की सांद्रता कितनी है 0.0001, ठीक है। स्क्वायर करना था ये, तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 10 की पावर 8 हो गया, और नीचे 100 है, ठीक है। अब क्या, अब सिंपल है और सॉल्व कर लो इसको। अच्छा अब तुम फंसेगी भाई log 13, तो देखो log 13 की वैल्यू दी हुई होगी, फिलहाल मैं लिख देती हूँ। log 13 की वैल्यू है 1.113, ठीक है ना। कोई पूछे log 13 की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो गिवन होगा एग्जाम में 1.113। बस अब चलो उसको सॉल्व करो। तो भाई 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। अब log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, तो हम कहेंगे ओके log 13, ठीक है, प्लस log b, तो log 10 की पावर 8 और पावर log में आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 8 log 10, है ना, और बेस 10 ही है, ओके। अब तो अब चल लो ई सेल इक्वल्स टू
तो बच्चों ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल आपका 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास ये डेटा है log 13 प्लस 8 log 10, ठीक है, बेस 10। अब log 10 तो अभी सिखाया था बच्चों, log 10 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ई सेल इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2, log 13 की वैल्यू अभी लिखी थी 1.113 और 8 log 10 की वैल्यू 8। अब तो सॉल्व कर लोगे ना। तो ई सेल इक्वल्स टू 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और इसको सॉल्व कर लो तो ये शायद 9.113, ठीक है। अब मैं फाइनल आंसर लिख देती हूँ, अब तो तुम्हें ही सॉल्व करना है। तो बच्चों फाइनली तुम्हारा आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 2.96 के अराउंड, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप चेक करेंगे, आपका आंसर जो रहेगा दैट विल बी 2.96 वोल्ट, ठीक है। अब एक चीज़ और, वो तुमसे पूछेगा ये सेल बनाए ठीक तो है, डिज़ाइन किया है ठीक तो है, तो तुम कहोगे हाँ लास्ट में ई सेल पॉजिटिव आ गया। तो भाई ई सेल पॉजिटिव आ गया मतलब आपका सेल सही आगे दौड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। जो एनोड तुमने बनाया, जो कैथोड तुमने बनाया, वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। तो समझ में आ गया। इस तरह की क्वेश्चन बहुत है बच्चों, एनसीईआरटी में अनसॉल्व्ड भी है ना। पहले वो तुम्हें कहेगा सेल को निरूपित करो, बना दो सेल, फिर नर्न्स इक्वेशन में वैल्यू रख दो और फाइनल आंसर जो है वो फाइंड कर लो, ठीक है। तो आई थिंक आज तुम्हारा नर्न्स इक्वेशन भी क्लियर समझ में आ गया। नर्न्स इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, नर्न्स इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, नर्न्स इक्वेशन का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहेंगे। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक जरूर करेंगे, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एंड गुड बाय।